हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर पूजा आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती है। किसान भाइयों, आपके लिए पुनः हम लेकर आ चुके हैं आपका ही रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो बहुत ही विशेष है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड है। इस कार्यक्रम में लगातार हम आते हैं और अपने एक्सपर्ट से हम आपको ये जानकारी दिलवाते हैं कि किस तरह से आप अच्छी फसल, अच्छी खेती कर मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं और देश को उन्नत होने में सहयोग कर सकते हैं, सेहतमंद रहने में भी सहयोग कर सकते हैं। आज के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं शशि शेखर पांडे जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, यूपी वेस्ट, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शशि जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, किसान भाइयों को भी नमस्कार जी। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही खास है। आज आप और हम मिलकर बात करेंगे दलहनी फसलों में पोषण प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ जी, क्योंकि किसान भाइयों, दलहनी फसलें जैसे कि चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, ये हमारे देश के कृषि तंत्र का अहम हिस्सा है। ये न सिर्फ हमारे भोजन को यानी हमारे खाने में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, बल्कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को भी बनाए रखती हैं। लेकिन अच्छी उपज और गुणवत्ता, ये दोनों ही प्राप्त करने के लिए इन फसलों में सही तरीके से पोषण प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर ही आज हमारी एक्सपर्ट शशि शेखर पांडे जी हमें बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हम आपसे करने वाले हैं वो ये है कि दलहनी फसलों में पोषण प्रबंधन क्यों ज़रूरी होता है? तो किसान भाइयों को मैं बता दूं कि हर फसल की नींव जो होती है या स्तंभ कह लें, उसमें से एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है उसका पोषण प्रबंधन। उस फसल की उत्पादन किस ओर जाएगी, कैसा रहेगा, उस उत्पाद की गुणवत्ता क्या होगी, उसका बाजार मूल्य क्या मिलेगा, उससे हमारी आर्थिक मदद कैसे मिलेगी, इस सब में अगर मैं देखूं तो पोषण प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दलहनी फसलों की पोषण प्रबंधन की बात की जाए, दलहनी फसलों में मैं बात करूं तो चना, मूंग, उड़द, अरहर, मटर, ये सारी दलहनी फसलें हैं जो कि अलग अलग मौसमों में देश के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। करीब भारतवर्ष में करीब अराउंड पूरे कंट्री में ऐसे राज्य हैं जहाँ थोड़े मोड़े कहीं ज्यादा मात्रा में दलहनी फसलें की जाती हैं। दलहनी फसलों की बात करूं तो प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत माना जाता है दलहनी फसलों को। करीब 20 से 25% तक प्रोटीन प्रदान करती है, जो कि शाकाहारी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, डाइट के लिए काफी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। साथ ही साथ बाजार मूल्य अच्छा मिलता है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य अच्छा, जिससे हम आमदनी, हमारी किसान भाइयों की जो जेब है वो भी भारी हो सकती है दलहनी फसलों से। तो इसमें हमारा जो अहम कड़ी है वो है पोषण प्रबंधन। इसको हम सही तरीके से कैसे मेंटेन करना है वो बहुत जरूरी है। इसमें मैं बात करूं तो पुनः जो हमारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरान इत्यादि पोषक तत्वों को हम सही समावेश में, सही क्रम में, सही समय पे अगर दें तो हमारे उत्पादन पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। दलहनी फसलें जितनी होती हम बीजों के द्वारा इनकी बुआई करते हैं, सबकी बीज बुआई की जाती है। हमें सबसे जरूरी होता है सही मृदा का चयन, सही बीज का चुनाव, सही समय, सही खाद, उर्वरक और खाद, सही दवाइयाँ जो कीड़ों से बचाए, और इसका हार्वेस्टिंग, तब इसका कटाई और भंडारण करना। इन सबका समावेश और समायोजन हम सही ढंग से करें तो हमारी जितनी दलहनी फसलें हैं हमें अधिकतम उत्पादन दे सकती है। इस क्रम में अगर मैं आऊं तो बुआई के क्रम में हमें फास्फोरस की तरफ जाना चाहिए। एक विशेषता और है दलहनी फसलों की, अधिकतम दलहनी फसलें जो है वायुमंडल में पाए जाने वाले वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने जड़ों के द्वारा, उसके जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं उसके द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करती है, स्थिर करने का काम करती है। यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसे जमीन में, हमारे मिट्टी में लाके उससे स्थिर करती है दलहनी फसल। तो जब भी हम फसल चक्रण की बात करते हैं उसमें अगर हम एक बार दलहनी फसल लगाएं तो हमारी मिट्टी को जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो मिल जाता है। जी जी, अब इससे अच्छा क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया है ये तो ऐसे में क्या दलहनी फसलों की जो पोषण संबंधी ज़रूरतें हैं वो बाकी फसलों से अलग होती हैं, शशि जी?
बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनका दलहनी फसलों में, क्योंकि नाइट्रोजन तो इनमें मिल रहा है, इन्हें नाइट्रोजन देने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम मात्रा में हम नाइट्रोजन देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं खुद से। इसमें हम पोटास और फास्फोरस की अधिकता रखते हैं और जिंक, बोरॉन और मैग्नीशियम देते हैं हम ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये इनकी कल्लों के फुटाव, शाखाओं के निर्माण, पत्तियों का विकास, फसल की जो चरणों में वृद्धि करने के लिए फास्फोरस और पोटास चाहिए, जड़ों का विकास, ये सब करने के लिए हमें फास्फोरस और पोटास पे हमें ज्यादा जाना होता है, ना कि नाइट्रोजन पे। तो इनमें अगर बात करूं तो मुख्यतः क्योंकि सबकी जो प्रैक्टिसेस हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में जिसपे बात करते हैं एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी में, तो सबके सब करीब करीब समान होता है। अवधि किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। जैसे उड़द मूंग हो गया, इनकी अवधि कम होती है। चना है, इनकी अवधि कम होती है, छोटे हाइट के रहते हैं, तो इनमें कम लगता है उर्वरक। अगर मैं बात करूं अरहर, अरहर लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें थोड़ा सा हमें फास्फोरस पे ज्यादा जाना होता है। इसकी अवधि लंबी होती है, थोड़ा सा इसका देख रेख, इसका रख रखाव, कीट का नियंत्रण, बीजोपचार और खरपतवार नियंत्रण थोड़ा ज्यादा पड़ता है कंपेयर टू उड़द मूंग और ये। लेकिन फिर भी इन्हें हमें एक बैलेंस और संतुलित पोषक तत्व अगर हम दें तो हम अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ इनमें हमें जल यानी इरिगेशन की कम आवश्यकता पड़ती है, तो वायुमंडलीय दृष्टिकोण से भी ये काफी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी सही होता है। साथ ही साथ जब ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल से, तो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है वो भी कम होता है इनके द्वारा। तो पर्यावरणीय लाभ इसके ये भी है, जल संरक्षण में बहुत सही रहता है। साथ ही साथ हम अनाज तो खाते ही खाते हैं, इसका जो वेस्ट मटेरियल है यानी इसके जो बाई प्रोडक्ट है, इसका भूसा जो होता है जानवरों को भी खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बहुगामी स्तर पे इसके फायदे हैं दलहनी फसलों के। जी जी, बहुत अच्छा। तो क्या दलहनी फसलें मृदा की उर्वरता भी बढ़ाती हैं, और अगर बढ़ाती हैं तो किस प्रकार? बिल्कुल, मृदा की मैंने शुरू में बताई कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, इसको राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं इनके जड़ों में। उसके माध्यम से वायुमंडल से लेने वाले वायु नाइट्रोजन को ये जड़ के द्वारा मिट्टी में स्थिर करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता आ जाती है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो सीधे तौर पे हमारे मिट्टी के लिए फायदेमंद होते हैं। अरहर करो, चना करो, ये सारी फसलें। इसलिए दलहनी फसलें जो है, हमारे फसल चक्रण का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फसल चक्रण में एक बार दलहनी फसल होनी चाहिए। इससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छी बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या दलहनी फसलों में किस प्रकार से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए? अगर हम चरणबद्ध तरीके से आपसे जानना चाहें तो कृपया हमें बताइए। हाँ बिल्कुल, तो किसान भाइयों इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम जब बिजाई करते हैं तो हम बिजाई दो प्रकार से करते हैं, तो हाथ से छिड़कवा मेथड होता है, हाथ से हम फेंकते हैं सीधे, या हम मशीनों के द्वारा बुआई कराते हैं, सीड्रिल्स के थ्रू बुआई कराते हैं हम दलहनी फसलों की। सीड्रिल के माध्यम से हम बुआई कर सकते हैं। जब हम बुआई करने जाते हैं उस समय सबसे पहले हम विशेष ध्यान दें कि हमारे खेत में एक समान समतल हो, मिट्टी भुरभुरी हो, खेत में कहीं पानी लगने वाली अवस्था नहीं आए, ताकि पानी अगर लगेगा तो वहाँ उर्वरकता पे उसका असर दिखेगा। तो खेत एक समान समतल हो, जल जमाव और जल निकास की व्यवस्था रहे खेत में। अब हम जब बुआई करते हैं तो 50 किलो डाइअमोनियम फास्फेट और 25 किलो एमओपी के साथ हम इसकी बुआई कर सकते हैं। आप इसके बदले अगर ऐसे कर सकते हो तो आप डीएपी के जगह पे 25 किलो डीएपी, 25 किलो 11 मिला कॉम्प्लेक्स और 25 किलो एमओपी के साथ भी बुआई कर सकते हैं। ये बेहतरीन ऑप्शन है एनपीके के रूप में, 11 मिला कॉम्प्लेक्स। या आप कोई भी ग्रेड की एनपीके ले सकते हो, 12-32-16 है, 20-20-0-13 है, उन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप पोटास कम करना पड़ेगा अगर ये करोगे। अगर डीएपी के साथ करते हो तो डाइअमोनियम फास्फेट 50 किलो और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, इसके साथ आप बुआई कर सकते हैं। ये जो चरण हो गया बुआई का, बुआई क्योंकि इस चरण को हम बोलते हैं, बुआई के बाद अंकुरण आता है, जर्मिनेशन का स्टार्ट होता है। बीज बोने के 3 से 7 दिन के भीतर बीज में अंकुरण शुरू होता है। इस अवस्था में हमें नमी और तापमान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके बाद होता है सीडलिंग स्टेज, प्रारंभिक वृद्धि के चरण होते हैं। इसमें अंकुरण, पौधे के प्रारंभिक अंकुरण होते हैं जो 10-12 दिन पे होते हैं। इस अवस्था में हमें हल्की सिंचाई करनी होती है और खरपतवार नियंत्रण के प्राणायाम करने होते हैं। हमें वीडीसाइड का इस्तेमाल करके वीड हटा लें, वीड के लिए स्प्रे करके हमें वीडीसाइड का कंट्रोल, वीड को, खरपतवार को नियंत्रण कर लें। उसके बाद जो अवस्था आती है हमारी ब्रांचिंग की चरण होती है, जिसमें शाखा का विकास होता है। इसमें पौधे में नए नए शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां बढ़ती हैं। इसी अवस्था में हमें जैविक या रासायनिक खाद का उपयुक्त प्रयोग करना होता है। तो मैं बात करूं इस अवस्था में, क्योंकि हमने डीएपी दे रखा है, इस अवस्था में हम
फोलियर स्प्रे पे ज्यादा अगर ध्यान दें तो सही रहता है। इस अवस्था में हमें फोलियर स्प्रे पे जाना चाहिए, बढ़नीय छिड़काव की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और यारा की तरफ से अगर बात करूं, यारा जो किसानों को मुहैया कराता है इस अवस्था में फोलियर स्प्रे के रूप में 2-3 उत्पाद हैं जिसकी मैं चर्चाएं करूंगा। उसमें से जो मुख्य उत्पाद है वो है यारा वीटा सैनिफॉस। ये एक लिक्विड फास्फोरस है जिसमें 22% फास्फोरस, 3% कैल्शियम और 3% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ के दर से। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके 10-15 दिन के बाद अगर शाखाओं का अच्छे से विकास करना है, लंबी अवधि की फसल है, इसमें हम यारा की तरफ से एक विशिष्ट उत्पाद है यारा बीटा बड बिल्डर। ये शाखाओं के निर्माण के लिए विशेष उत्पाद है। ये शाखाओं में फुटाव, ज्यादा से ज्यादा शाखा बनना, शाखाओं पे फूल लगने के लिए उत्तरदायी होता है। ये 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के माध्यम से। ये 150 लीटर पानी में 250 ग्राम से 500 ग्राम तक ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसका मिला के हम घोल बना के हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल छोटी है तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल बड़ी हो चुकी है, उसमें आप शाखाओं का फुटाव चाहते हो, शाखा ज्यादा बन नहीं पाया, अगर शाखा बनाना चाहते हो तो आप जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यारा बीटा बड बिल्डर का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में शाखाओं का अधिक से अधिक निर्माण होगा। अब जाहिर सी बात है कि शाखाएं बनेंगी, उसमें पत्तियां बनेंगी, क्योंकि इस यारा बीटा बड बिल्डर की मैं बात करूं, एक विशिष्ट उत्पाद है जिसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और बोरन का सम्मिश्रण है। ये बहुत अच्छा काम करता है शाखाओं के निर्माण में। इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इसके बाद जब इसमें कलिका और जो बडिंग होने लगते हैं और फ्लावरिंग का स्टेज आता है, मतलब पुष्प बनने की अवस्थाएं आती हैं, इस अवस्था में 2 उत्पाद का मैं जिक्र करूंगा। एक उत्पाद है जिंक, दूसरा उत्पाद है बोरान। इसका स्प्रे किसान भाइयों को जरूर से जरूर करना चाहिए। जिंक जो है इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम करेगा, जो प्रोटीन का उपापचयन का काम करता है, जिससे फसल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी, फसलों की पत्तियां चौड़ी होंगी, पत्तियां हरापन रहेगा, पत्तियां स्वस्थ रहेगा, तने का विकास अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए ये जिंक जो है जरूर से जरूर उपयोग करें। अगर मैं बात करूं यारा की तरफ से जो जिंक है, यारा की तरफ से एक लिक्विड जिंक आता है, यारा बीटा जिंट्रैक के नाम से आता है, जिसमें आपको 39.5% जिंक पाई जाती है। क्या आप भविष्य में सियासत में आएंगे? प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं अपने खेतों में 150 लीटर पानी में। दूसरा जो उत्पाद है बोरान, बोरान जो कि फूल बनने के लिए काफी जरूरी होता है। फूल बनाने के लिए, फूल झड़े नहीं, फूल से ज्यादा फल बने, इसके लिए बोरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो अपना योगदान देता है। तो इस अवस्था में किसान भाई क्या करें कि आपकी फसल में फूल आने की जब प्रक्रिया शुरू हो जाए, उस अवस्था में यारा बीटा बोर्ट्रेक जो कि 200 ml से 250 ml प्रति 150 लीटर से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका फूल और फली बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगी, जिससे आपका पॉड फॉर्मेशन और सीड फिलिंग काफी अच्छा होगा। इसके बाद अब कोई भी फर्टिलाइजर का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो ध्यान देने की जरूरत है उसमें आप रोग से बचाव करिए, कीट का नियंत्रण करिए। इसमें कीट की मैं बात करूं तो एक पॉड बोलर कीट आता है। पॉड बोलर मतलब फलों में छेद करने वाले कीड़े होते हैं, उसके नियंत्रण का विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ एक और चीज है विशेष ध्यान देने की, वो है बीज उपचार जरूर करें किसान भाई। तो किसान भाई अगर मैं बात करूं बीजोपचार की, तो उसमें आप कार्बेंडाजियम का, थाइफोनेट मिथाइल वगैरह से बीज उपचार कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो ये तो बात हुई कि किस तरह के उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और स्टेप वाइज आपने हमें ये जानकारी दी। तो क्या शशि जी, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक उर्वरकों का भी महत्व रहता है दलहनी फसलों में? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छे सोर्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो अगर हम इन्हें ये जैविक खाद दें, तो जैविक खाद में गोबर की खाद हम उपयोग करते हैं तो बहुआमी है, वो किसी भी फसल में हम जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। साथ ही साथ अगर मैं इसमें बात करूं तो फंगस से पनपने वाली बीमारियां आती हैं, तो उससे बचाव के लिए भी हमें प्रयोग करना होगा जैविक खादों की। एक बीमारी बहुत ही इसमें आती है, वो है फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट में पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का मुरझाना, तने का भूरा या काला पड़ना, पौधे का सूखना या जड़ें कमजोर होना और जड़ें सड़े लगना, इसको बोलते हैं हम फ्यूजेरियम विल्ट। इससे बचाव के लिए जो हमें है जैविक और रासायनिक दोनों की तरफ जाना चाहिए। तो अगर मैं रासायनिक रोकथाम की बात करूं तो फसल में जो है शुरू में ही आपको कार्बेंडाजियम में आपको थाइफोनेट मिथाइल से बीज उपचार कर सकते हैं या फसल चक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसी की जैविक उपाय में जाऊं तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें, मिट्टी उपचार करें। साथ ही साथ नीम की खली एक जैविक खाद है।
जो नीम से बनती है, इसका प्रयोग करके हम इस फफूंद का नियंत्रण कर सकते हैं अपने खेत में। तो ऐसे जैविक खाद हैं जो हमारे फसल में काम आएंगे, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। शशि शेखर पांडे जी हमारे साथ में हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और आज इस खास रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से दलहनी फसलों में पोषण प्रबंधन किया जाए, और उस पर बहुत सारी अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं शशि जी। और ये जो विशेष कार्यक्रम है किसान भाइयों, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं। किस तरह का मौसम इन दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त रहता है, ये हमारे किसान भाइयों को कृपया बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुख्यतः दलहनी फसलें हैं जिसमें अगर मैं बात करूं, मूंग उड़द, ये गर्मी की फसलें हैं, गर्मी के मौसम में लगती है। चना जो है ठंडी में लगने वाली फसल है। अरहर जो है हम बरसात में लगाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की दलहनी फसलें अलग अलग मौसमों में लगाए, कुछ खरीफ में लगते हैं, कुछ रबी में लगते हैं, कुछ जायद सीजन में लगते हैं। तो ये तीनों मौसम में अलग अलग दलहनी फसलें हम लगा सकते हैं। इनकी अगर मैं पुनः एक बार डिटेल में हम चर्चा करें जैविक खाद प्रबंधन और रासायनिक खाद प्रबंधन की, तो हम चरणबद्ध तरीके से पुनः किसान भाइयों को हम याद दिलाते हैं। हम एक बार प्रति हेक्टेयर चर्चा कर लेते हैं, प्रति हेक्टेयर कितना लगेगा। अगर मैं जैविक खाद की बात करूं, गोबर की खाद जो होगी 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर देना है। अगर एकड़ में आ जाए तो हम एकड़ में हमें 2 से 4 टन प्रति एकड़, वर्मी कंपोस्ट हमें 1 टन प्रति एकड़, नीम की खलें हमें 20 से 50 किलो प्रति एकड़ की दर है। ट्राइकोडर्मा या पीएसबी कल्चर होते हैं जो कि बीज उपचार और मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे रोग नियंत्रण होता है और फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। ये जो है थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। अब इनको क्यों देना जरूरी है? गोबर की खाद देने से क्या होता है कि मिट्टी की संरचना और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले बायो बैक्टीरिया हैं, वो एक्टिव होते हैं ज्यादा मात्रा में। वर्मी कंपोस्ट क्या है कि वर्मी कंपोस्ट में अच्छे सोर्स होते हैं एनपीके पोषक तत्वों की, वो इसलिए जरूरी होता है। नीम की खली देने से कीट का नियंत्रण होता है, पोषण अच्छा होता है, साथ ही साथ फंगस का नियंत्रण होता है, जिससे कोई बीमारी नहीं है। वैसे ही मैं बात करूं अगर केमिकल फर्टिलाइजर की, तो जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की हमने बता ही दिया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपको करीब नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में लगता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 10 किलो के आसपास नाइट्रोजन चाहिए होता है। वही फास्फोरस हमें 20 से 25 किलो चाहिए, पोटास हमें 15 किलो के आसपास चाहिए होता है प्रति एकड़। सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक और बोरन बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं, जिससे आपको आइडिया लगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितनी मात्रा में चाहिए होता है। बीजोपचार जो है राइजोबियम या पीएसबी कल्चर के द्वारा कर सकते हैं। फसल चक्र में दलहनी फसलों या अनाज फसलों के साथ अदल बदल के कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं, जिससे आपको पता चले कि आपको किस उर्वरक की कितनी जरूरत पड़ती है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो शशि जी, सल्फर, जिंक और मॉलिब्डेनम, ये दलहनी फसलों में अगर इनकी कमी रहती है, इन पोषक तत्वों की, तो क्या लक्षण हैं जिन्हें हमारे किसान भाई देखकर पहचान जाएं कि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है हमारी दलहनी फसलों में? बिल्कुल, शुरुआत जिंक से करते हैं। जिंक की कमी की लक्षण अगर देखा जाए तो जिंक की कमी के लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर दिखते हैं। और पत्तियां अगर छोटी हैं या पत्तियों की जो नसें हैं वो पीली पड़ रही हैं, पिछले हिस्से में पीली पड़ रही है, अब उसकी पत्तियां जो है पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो समझो कि उसमें जिंक की कमी है। वैसे ही अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर जो है विशेषकर इसकी कमी के लक्षण दिखता है, पीली नई पत्तियां होती है पीले होने लगती हैं। तो इस अवस्था में आप जो है सल्फर का यूज करते हैं। जब पौधा बौना रह जाता है तब सल्फर का आप यूज कर सकते हैं। शाखाएं कम विकसित हो रही है, उसमें सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके तने पतले और कमजोर रह जाते हैं, उस अवस्था में आप सल्फर कम कर सकते हैं। तो सल्फर जो है, बोरान की मैं बात करूं, फूल अगर आपका झड़ रहा है, तने आपके सिकुड़न सी हो रही हैं, पौधे बौने जैसे दिख रहे हैं, तो आप बोरान की कमी के लक्षण माने जा सकते हैं। तो इनका आप हम उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए अगर मैं सलाह दूंगा किसान भाइयों को, तो सबसे पहले जो है मृदा परीक्षण जरूरी करा लें। समय पे मृदा परीक्षण अगर करा लेंगे पहले ही, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारी फसल में, कि जिस फसल के लिए हम खेत तैयार किए हैं उस मिट्टी में किस किस उर्वरक की कमी है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। आप अपने पहले ही प्लान बना सकते हैं, उससे फिर उस फसल में उस उर्वरक की कमी नहीं दिखेगी पोषक तत्व की, और इसका असर सीधे सीधे आपको उत्पादन पे दिखेगा। तो क्या कोई नई तकनीक या अनुसंधान भी है जिससे दलहनी फसलों में पोषण प्रबंधन बेहतर हो सकता है, आसान हो सकता है?
बिल्कुल, यारा जो बिलीव करती है हमेशा नई तकनीकी लाने की, तो यारा के पास जो नई तकनीकी के विशेषकर उर्वरक हैं, उसमें यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक बहुत अच्छा उर्वरक है। आप दलहनी फसलों में बुआई के समय इसका उपयोग कर सकते हैं, या बुआई के 25-30 दिनों पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं 25 किलो प्रति एकड़ की दर से। ये आपके फसल को समुचित पोषण प्रबंधन दे सकता है, क्योंकि एक ही खाद में कई सारे उर्वरक हैं। दूसरा जो है हमारा फोलियर स्प्रे है, बहुत अच्छे विश्व स्तर के हमारे फोलियर स्प्रे हैं, यारा बीटा सैनिफॉस, जो कि 500 में प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। दूसरा हमारा यारा बीटा बड बिल्डर है, जो कि शाखाओं के निर्माण के लिए विशेषकर है। इसे आप दे सकते हैं 250 ग्राम से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। साथ ही साथ यारा का जो बोरान है, यारा बीटा बोट्रेक, वो आप 200 ml प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं विशेष तकनीकी की, तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आई है, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी है, माइक्रो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है, इसका आप इस्तेमाल करके अपनी फसल में उत्पादन को सीधे तौर पे बढ़ा सकते हैं। किस तरह की बीमारियां हैं जो दलहनी फसलों को पकड़ लेती हैं? जो मुख्य बीमारी है विल्टिंग, एक बहुत बड़ा इशू है दलहनी फसलों में। फ्यूजेरियम विल्ट नाम की एक विल्ट आती है, जो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है दलहनी फसलों में, जिसमें पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का मुरझाना, तने का भूरा या काला होना, पौधे का सूखना, जड़ें कमजोर होना, सड़ने लगना, ये आती है विल्ट। बहुत बड़ा इशू है दलहनी फसलों में, वो है फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं देखूं इसमें, तो सबसे पहले जो निचली पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लगती हैं, फिर दिन में पत्तियां मुरझाए जैसी दिखती हैं, रात में कुछ ठीक लगती हैं, तने के अंदर जो नलिकाएं होती हैं भूरी रंग की होती हैं, होने लगती हैं, या धीरे धीरे पौधा पूरा सूखने लगता है, फूल या फल बनने का जो अवस्था होता है उस अवस्था में। और जो जड़ की प्रणाली, उसका रूट सिस्टम है, वो बहुत इफेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है पौधे भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, जिससे क्या होता है फसलें और कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दलहनी फसलों में, तो पॉड बोरर करके कीट आते हैं, कई सारे कीट आते हैं जो कि इसमें समस्या उत्पन्न करते हैं, जिसमें छेदने का काम करते हैं। बोरर जैसे जो कीट होते हैं वो छेदते हैं, जिसमें पॉड बोरर एक विशेष है। उससे क्या होता है कि ये जो कीट है उसके पॉड्स होते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, छोटे छोटे छेद। आप भी बाजार में देखती हैं, अगर आप दलहन लेने जाते हैं, किसान भाई कोई दाल की फसलें हैं, चना हो, उड़द हो, उसमें छेद जैसे दिखते हैं काले, ये सब आते हैं फूड बोरर नाम के कीड़े से। तो उसके रोकथाम के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन है, या प्रोफेनोसाइपरमेथ्रिन जैसे जो बोरर के कंट्रोल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इमेमेक्टिन बेंजोएट है जो सुंडी वगैरह कंट्रोल करता है। ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करके आप इन सब कीड़ों से बचाव किया जा सकता है। फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप फंजीसाइड का प्रयोग करने के बजाय आप बीज उपचार करें फंजीसाइड से, जो कि पीएसवी कल्चर है, राइजोबियम है, कार्बेंडाजियम है, थाइफनेट मिथाइल है, इन सबसे आप बीज उपचार करें तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल। तो शशि शेखर पांडे जी, ये तो बात हुई, लेकिन ये भी हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को दलहनी फसलों के पोषण प्रबंधन के लिए कौन कौन से व्यवहारिक उपाय अपनाने चाहिए, इस पर भी कृपया अच्छे से जानकारी दें। बिल्कुल, 2 प्रकार के पोषक तत्व प्रबंधन होते हैं, एक रासायनिक और एक जैविक। तो रासायनिक जो होता है, मिट्टी के शुरुआती अवस्था में आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर लें, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, नीम की खलियां हैं, या राइजोबियम कल्चर हो गया, पीएसवी कल्चर हो गया, जो कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है मिट्टी में। उसके बाद जो हमें रासायनिक उर्वरक हैं, अगर हम जैविक कर रहे हैं तो रासायनिक की मात्रा बहुत कम कर दें, हम रासायनिक हल्की मात्रा में दें। रासायनिक में हमें जो ज्यादा देने की जरूरत होती है वो डीएपी होती है, यानी फास्फोरस और पोटाश की अधिकता रखनी पड़ती है। नाइट्रोजन क्योंकि ये अपने आप बनाता है नाइट्रोजन वायुमंडल से, तो नाइट्रोजन की कमी रखें। साथ ही साथ हम इसमें जिंक, बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनका आप इस्तेमाल करो। सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनका उपयोग जरूर करिए, जिससे आपकी फसलें हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें कल्ले बनेंगे, ज्यादा ज्यादा कल्ले का फुटाव होगा, ज्यादा ज्यादा शाखाएं बनेंगी, और फिर उसमें पॉड बनेंगे, कलिकाएं बनेंगी, और कलिकाओं में ज्यादा मात्रा में भरा होगा दाने का, चाहे अरहर हो जाए, चाहे चना हो जाए, मूंग हो जाए, उड़द हो जाए, इन सब में। तो विशेष महत्व आप दीजिए मुख्य पोषक तत्व के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, बोरान का विशेष ध्यान रखिए, फास्फोरस और पोटाश का विशेष ध्यान रखिए। जल और को बहुत ही नियमित मात्रा में दें, जल का जमाव खेत में मत होने दीजिए, जिससे आपकी फसलें काफी अच्छी रहेंगी। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को दलहनी फसलों से संबंधित कोई विशेष सुझाव भी देना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, सबसे दुखद हमारे देश के लिए है
एक दौर था कि हम दलहनी फसल हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन जो हम रासायनिक खेती और दिन प्रतिदिन हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जिसमें हम दलहनी फसलें का उपज अपने देश में, हमारे देश में कम होते जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है। तो हम किसान भाइयों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि किसान भाइयों, अभी भी आपके पास मौका है। फसल चक्रण में एक दलहनी फसल अपने खेतों में जरूर लगाएं, जिससे आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की स्थिरता होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरता होती है, जिससे वायुमंडल भी, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और आपकी मिट्टी भी उर्वरा शक्ति बढ़ के मिलेगी। साथ ही साथ दलहनी फसल प्रोटीन का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, दाल, तो वो हमें मिलेगा। हमें बाजार पे विदेशी निर्यात पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मिलावट की समस्याएं दिन प्रतिदिन न्यूज सुनने में मिलता है कि ये अरहर की दाल में ये मिलावट हो गई, उसमें मिलावट की, ये सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। कम से कम खुद के खाने भर की दलहनी फसलें का खुद में लगाओ, और व्यावसायिक तरीके से करना है तो संपूर्ण पोषण प्रबंधन के साथ एक बहुत ही संतुलित पोषण प्रबंधन के साथ दलहनी फसलें अपने खेतों में लगाओ। देश, समाज, अपने घर परिवार, आमदनी के साथ साथ आप अनाज ऐसे दो जो प्रोटीन रिच सोर्स हो, जो हमारे बॉडी के, हमारे किसान भाई, हमारे समाज के जो भी युवा पीढ़ी है, उसे आप प्रोटीन से भरपूर प्रचुर मात्रा में थाली में सजाने के लिए दाल की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे हमारे देश और समाज में काफी मजबूती आएगी। ये किसान भाइयों से मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है, दलहनी फसलों के तौर पर है। तभी तो हमारे किसान भाइयों को अन्नदाता कहा जाता है ना। तो शशि जी, बिल्कुल ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं, लेकिन क्या किसी किसान चैंपियन भाई का भी आप यहाँ नाम या उनका जिक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी दलहनी फसलों की खेती की, कृषि की, और आपकी सलाह से किया और बहुत अच्छा उन्हें रिजल्ट भी मिला, कुछ ऐसा? बिल्कुल एक किसान है, मैं बहुत पहले से उनको जानता हूँ, मतलब 11 में रहे, उससे पहले से भी मैं जब से एग्रीकल्चर पढ़ाई करी तब से उनके साथ हमारे काफी अच्छा संबंध है। वो हर बात में सुझाव लेते रहते हैं। तो वो उन्हें भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। किसान श्री के अवार्ड से सम्मानित है बिहार सरकार के द्वारा। तो किसान श्री हरिराम पांडे जी उनका नाम है। बहुत अच्छी खेती करते हैं दलहनी फसलों की, अरहर की आप बात करो, चना की बात करो, उर्द मूंग की बहुत अच्छी खेती करते हैं और बहुत ही अच्छा उपज लेते हैं हमारी सलाह से। बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे और भी हमारे किसान भाई निकल कर आगे आएं और हमारे देश को उन्नत करें, हमारी कृषि भूमि को और अच्छा बेहतर बनाएं। यही हमारी सोच है और यही प्रयास है हमारा भी और यारा का भी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप एक बार फिर जुड़े और आज आपने एक और बहुत ही खास विषय पर हमारे किसान भाइयों के साथ जानकारियां साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से जो किसानों को हम दिन प्रतिदिन नई तकनीकी जानकारी और पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं। यारा परिवार काफी इच्छुक रहता है किसानों के बीच में जाएं, हम किसानों को जागरूकता बढ़ाएं ताकि किसान नई आयाम, नई तकनीकी वाले उर्वरकों का प्रयोग करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं और साथ ही साथ आय को बढ़ाएं। यारा का हमेशा प्रयास है कि किसानों के साथ हम रहें, किसानों की आमदनी हम दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, जिससे किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा, क्योंकि हमारी थाली अधूरी है किसानों के अथक प्रयास के बिना। तो मैं सभी किसान भाइयों को आह्वान करता हूं कि दलहनी फसलों की खेती करिए और संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन करिए। यारा आपके साथ है, हमेशा नई तकनीकी के साथ यारा आपसे जुड़ा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी दलहनी फसलों की कि ये हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत बढ़ाती है। मिट्टी के लिए, हमारी मृदा के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये फसल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदेमंद है मृदा के लिए हमारे दलहनी फसल जी। तो चलिए, अभी फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ विदा लेते हैं अपने किसान भाइयों से, लेकिन ये भी इस वादा आपसे करके जाते हैं हम कि जल्दी दोबारा से हाजिर होंगे इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 पर। और आप हमें सुन भी सकते हैं, आप हमें देख भी सकते हैं। हमारा यूट्यूब पेज है 90.4 आगरा की आवाज़। वहाँ आप सभी विशेषज्ञों के साथ हुई बातचीत, सभी विषयों पर जो बातचीत हुई है, जानकारियाँ हैं, वो आप कभी भी वर्ल्ड के किसी भी, यानी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप उसका आनंद ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम के साथ दीजिए हमें इजाज़त। होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए पूजा की ओर से नमस्कार।